नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में। तो उसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग का डिस्कशन किया। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ पे आ गए। हमने साइज़ के बेसिस पे इंडस्ट्री को डिफाइन किया, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसके बाद आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री जिसमें कि हमने ट्रेडिशनल लार्ज स्केल, हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल, ये सारी बातें पढ़ी थी। वो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने सेकंड वीडियो में इसको ला करके कुछ पार्ट को यहाँ पे पटक दिया है। आप इसको समझोगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट एंड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेस में इंडस्ट्रीज को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, समझिएगा। तो एक तो हो सकता है आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब कि एग्रीकल्चर से बेस्ड अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, शुगर मिल हो गया, पिकल बनाना हो गया, फ्रूट्स हो गया, जूस हो गया, बेवरेज हो गए, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, स्पाइसेस बनाना हो गया, ऑयल की कोई फैक्ट्री या फिर कुछ लगा हुआ है, यूनिट लगी हुई है, तो उन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के रूप में जानते हैं। दूसरा क्या है, सेकेंड वाले में मैंने बताया जैसे कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल्स, फेरस मेटेलिक मिनरल्स, नॉन फेरस जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ज्वेलरी हो गई, और सीमेंट और पॉटरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। कहने का मतलब ध्यान समझिएगा, जैसे कि आयरन एंड स्टील कंपनी है, आयरन और स्टील कंपनी है, तो वो आपका फेरस के अंतर्गत आता है। नॉन फेरस में ऐसी सारी चीज़ें जो कि आयरन में नहीं आती हैं वो आपका नॉन फेरस हो जाएगा। तो ये सब आपका मेटल हो गया, ठीक है। मेटल में नॉन फेरस फेरस आ सकता है। अब नॉन मेटेलिक भी मिनरल ही होते हैं, जैसे सीमेंट बनाना हो गया, पॉटरी बनाना हो गया, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने हो गए। ये सारी चीज़ें आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। अब डिस्कशन करेंगे हम केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है उसमें आपका मिनरल ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जैसे ONGC, IOCL वगैरह, जैसे लोग रिलायंस इंडस्ट्री इसमें काम करती है। साल्ट का प्रोडक्शन करना हो गया, सल्फर का प्रोडक्शन हो गया, सल्फर, पोटास, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें आपका केमिकल से बेस्ड आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्रीज़। अब फॉरेस्ट बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीज़ें जो कि फॉरेस्ट में मिलती है, तो क्या मिलती है, अक्सर लकड़ी मिलेगी। तो लकड़ी कैसी मिलती है, अलग अलग टाइप की, जैसे कुछ टिम्बर के रूप में इस्तेमाल होगी जिससे फर्नीचर बनेगा, कुछ वुड होगा, बम्बू होगा, ग्रास होंगे जिससे कि पेपर बनाया जाता है। तो पेपर मिल वगैरह किस पे वर्क करती हैं, फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्रीज़ के रूप में काम करती हैं। अब बात करते हैं कि एनिमल बेस्ड अगर इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो लेदर, वूल हो गया, वुलन टेक्सटाइल्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आती हैं। अब एक दूसरा फैक्टर लेकर के हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई करेंगे, तो वो है आपका इंडस्ट्रीज़ आउटपुट एंड प्रोडक्शन बेस्ड। हम इंडस्ट्रीज़ को उसके आउटपुट और उसके प्रोडक्शन के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। तो यूजिंग स्टील एज अ रॉ मटेरियल, अगर स्टील को रॉ मटेरियल के लिए तरह यूज़ करते हैं, जैसे आप जानते हो कि मतलब जैसे सेल है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, उसने क्या किया कि स्टील बना दिया, वो आपका अलग अलग फॉर्म्स में स्टील बनाती है। जैसे मान लीजिए सर्कुलर रॉड के फॉर्म में आपको स्टील दे दिया, अब उसका चाहे आप जो करो, ठीक है। अब स्टील से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग उसको ढाल करके अलग अलग मशीन में कन्वर्ट करते हो, उसकी मशीनरी बनाते हो, स्पेयर पार्ट्स बनाते हो। तो अगर आप स्टील को प्राइमरी इंडस्ट्री के रूप में यूज़ कर रहे हो, उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री के रूप में आप उसको कहीं और ले जा रहे हो, तो ये हुआ आपका आउटपुट के बेस पे प्रोडक्शन को इंडस्ट्रीज़ में डिवाइड करना। इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन द ओनरशिप। अब बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ को ओनरशिप के बेसिस पे कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो भैया, तीन तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। ओनरशिप का मतलब कि एक्चुअली इसका मालिक कौन है। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जिसको PSU के नाम से जानते हैं, इसमें आपका जो ओनरशिप होती है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है। इसमें ढेर सारे आपके इसको नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इसका वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है, आप नवरत्न सर्च करोगे तो आ जाएगा। अगर नहीं मिलता तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में जाकर के अगर आप सर्च करते हो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग होता है, कुछ मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे NTPC हो गया, IOCL हो गया, ONGC हो गया, ये सारी चीज़ें आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती हैं। इसमें ओनरशिप आपकी गवर्नमेंट की रहती है। इसमें बहुत हो हल्ला मचा हुआ है कि PSUs को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो ठीक है, अगर आप कमेंट करते हो तो उसके बारे में वीडियो बन सकता है। तो अब सेकंड टाइप इसमें क्या होता है कि आप जानते हो कि इकोनॉमी जो होता है वो अलग अलग टाइप की होती है। तो इंडिया क्या फॉलो करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ पता है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इंडस्ट्री को लगा सकती है। इसमें पब्लिक इंडस्ट्री भी उसी सेक्टर में काम कर सकती है। जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो गवर्नमेंट जो PSU है वो आपका NTPC है, लेकिन कुछ और प्राइवेट बंदे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपका रिलायंस हो गया, इसी तरीके से आपका अडानी ग्रुप हो गया। तो ये कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की इंडस्ट्रीज़ की, जो कि ओनरशिप के बेसिस पे है। वो है आपका प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जिसमें ओनरशिप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हाथ में होता है। जैसे मैं जियो की बात करूँ तो जियो जो होता है वो आपका प्राइवेट बंदों के हाथ में है। पहले जियो का ओनरशिप पूरा पूरा आपका मुकेश अंबानी जी के पास था, लेकिन अभी भी उन्होंने लगभग 9.99% जो है उन्होंने बेच दिया है फेसबुक को, ठीक है। तो फिलहाल अभी भी लगभग 90% उनके पास है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो कि आपका प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती हैं। और भी ग्रुप है, जैसे वेदांता ग्रुप हो गया और अडानी ग्रुप हो गया। ये सारी चीज़ कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि प्राइवेट इंडस्ट्री के तौर पे काम करती हैं। अब बात करते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की। तो ज्वाइंट सेक्टर का मतलब अगर पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर के काम करते हैं तो उसको ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं। अब ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के रीजन की बात करते हैं, तो जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल होता है वो बेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज़ होता है। मतलब इसमें हैवी चीज़ें बनाई जाती हैं, समझिएगा। इसमें मेटल स्मेल्टिंग हो गया, हैवी इंजीनियरिंग हो गया। कहने का मतलब जैसे कि ओर से अगर मान लीजिए मैं जिंक बना रहा हूँ, लेड बना रहा हूँ,
तो ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं वेदांता ग्रुप की बात करूँ तो वहाँ पे मैं इंटर्न था, तो मैंने क्या किया, वहाँ पे देखा लेड और जिंक की स्मेल्टिंग होती है। तो ये सारी इंडस्ट्री जो है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। इसी तरीके से कुछ जगहों पे आपके कॉपर की स्मेल्टिंग होती होगी, कुछ जगह पे आपके आयरन की स्मेल्टिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें आपका ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आपकी हाई ट्रेडिशनल लार्ज स्केल के अंतर्गत आती हैं। इसके कुछ खासियत बताता हूँ। इसमें हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, हाई डेंसिटी हाउसिंग होती है, लेकिन इसका इन्वायरमेंट जो होता है बड़ा हैक्टिक होता है, ठीक है, अनअट्रैक्टिव इन्वायरमेंट होता है इसको काम करने के लिए। सो कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। अब सेकंड टाइप की इंडस्ट्री की बात करेंगे, जो आपका हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री होता है। इसमें लेटेस्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 2-3 साल में आपका हुआ रहा होता है, उसको सीधा इंडस्ट्री में अप्लाई किया जाता है, चाहे वो आपका सप्लाई चेन का कोई भी न्यू मॉड्यूल हो, या फिर अगर हम बात करें किसी भी मशीनरी की बात करें तो वो लेटेस्ट मशीनरी को यूज़ करते हैं। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनकी खुद की रिसर्च और डेवलपमेंट टीम होती है और वो उससे नए नए रिसर्च करवाते रहते हैं और अपने इंडस्ट्री में बदलाव कराते हैं। सो एडवांस साइंटिफिक इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक, इसमें आपका एडवांस्ड वे में हम इंडस्ट्रीज को यूज़ करते हैं, साइंटिफिक मेथोलॉजी को यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग के वे में इसको अप्लाई भी करते हैं। सो प्रोफेशनल्स इसमें जो होते हैं, व्हाइट कॉलर हो गया, वर्कर्स आपके ब्लू कॉलर्स हो गए, इनका प्रॉपर डिवीजन होता है। यूज़ ऑफ रोबोटिक्स, आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल की बात करें, फॉर स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग, ये स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग के लिए लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ द न्यू केमिकल्स, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गया, प्रोडक्ट हो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। टेक्नोपॉली क्या होता है आप जानते हो? जब हाईली टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करें किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में तो उसको हम बोलते हैं टेक्नोपॉली। सिलिकॉन वैली का नाम सुना है? तो ये आपका एक एग्जांपल है टेक्नोपॉली का। अब मैन्युफैक्चरिंग जो होता है सिग्निफिकेंट फॉर इकोनॉमी, ये बात आप जान लो कि मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो इकोनॉमी के लिए सिग्निफिकेंट होता है। हमारे इंडिया में कितना % मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी जीडीपी में पार्टिसिपेट करता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब बात करते हैं आयरन एंड स्टील कंपनी की। तो आयरन स्टील कंपनी फॉर्म्स बेस्ड ऑन द ऑल द अदर इंडस्ट्रीज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कही जाती है कुछ और इंडस्ट्री को चलाने के लिए। आयरन कैसे बनता है? स्मेल्टिंग करते हैं, फिर ब्लास्ट फर्नेस में ले जाते हैं, उसमें कोक और लाइम स्टोन के साथ उसको मिक्स करके गर्म करते हैं 1500 से 1600 डिग्री टेम्परेचर के आसपास, ठीक है। अब उसके बाद कूल कर देते हैं तो आपका पिग आयरन बन जाता है। अगर आयरन में कुछ स्ट्रेंथन करने के लिए कोई एडिटिव मिला देते हैं, जैसे मैग्नीशियम मिला दिया, तो वो स्टील बन जाता है। अगर हम बात करें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की, सो इसमें 3 सब सेक्शन होते हैं। ध्यान समझिएगा कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका हैंडलूम, दूसरा है आपका पावर लूम, तीसरा है आपका मिल सेक्शन। समझिएगा, हैंडलूम का मतलब क्या हुआ कि अगर हाथ से, जैसे गांधी जी चरखा चलाते थे, तो वो क्या हुआ आपका हाथ से अगर कपड़े बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अगर लकड़ी की कोई मशीन रखी हुई है, चरखा चला रहे हो आप, इस तरह की अगर इंडस्ट्री टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री है तो उसको हैंडलूम कहते हैं। पावर लूम का मतलब क्या हुआ कि सीधी सी बात है कि पावर्ड मशीन्स को अगर आप चलाएं, उसके बेसिस पे अगर आपका कपड़ों का निर्माण होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पावर लूम कॉटेज टेक्सटाइल, ठीक है। इसी तरीके से मिल सेक्शन होता है, 3 पार्ट में डिवाइड किया। हैंडलूम क्या हुआ? इसमें लेबर का इंटेंसिव ज़्यादा होता है, इसमें सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए होते हैं, जिससे खादी महात्मा गांधी की योजना थी, मतलब महात्मा गांधी ने इसको काफ़ी प्रमोट किया। तो ये आपका हैंडलूम इंडस्ट्री को बताता है। अब बात करते हैं पावर लूम की। तो पावर लूम में इंट्रोड्यूस मशीन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, इसमें लेबर को कमी रखा गया है, इसमें फाइन क्लोथ बनता है, इसमें वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो आपका हैंडलूम की अपेक्षा ज़्यादा होता है। सो कॉटन जो टेक्सटाइल है रिक्वायर गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन। कॉटन टेक्सटाइल गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन को रिक्वायर करती है, ये आपका प्राप्त हो सकता है केवल पावर लूम से, ठीक है। हैंडलूम से उतना अच्छा नहीं मिलता। इंडिया, चाइना, यूएसए, पाक, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट, अगर इन सारे कंट्री को मिला दें तो ये दुनिया का 1/2 मतलब 50% से अधिक कॉटन अकेले उत्पन्न करते हैं लोग। सो कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर, लेकिन आज के डेट में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सीधा टक्कर मिल रहा है सिंथेटिक फाइबर से, ठीक है। अगर हम बात करें जर्मनी की, तो आपका जर्मनी जो है इस मामले में काफ़ी आगे निकल चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपका वीडियो समझ में आएगा। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।